हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम आप लोगों का एक नया सब्जेक्ट का शुरुआत करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का शुरुआत करेंगे। अर्थशास्त्री होना बहुत जरूरी है, अर्थशास्त्र का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे जाकर के खूब पैसा कमाएंगे, और अगर खूब पैसा कमाएंगे तो उस पैसा को कहां कहां जमा करना है बैंक में, तो बैंक के बारे में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। आपको कितना टैक्स देना है, ये टैक्स के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। किस तरीके से पैसा को खर्च किया जाता है, कौन कौन से काम करके पैसा आता है, ये सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। बैंक कैसे काम करता है, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। एटीएम कार्ड से लेकर के चेक तक सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। यानी रुपया पैसा वाला जितना खेल है, सारा खेल इकोनॉमिक्स में होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आप लोगों को इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ना चाहिए। आप जितने बड़े इकोनॉमिक्स के ज्ञाता होंगे, आप जितना ज्यादा जानकार इकोनॉमिक्स का होंगे, आपको जितना ज्यादा इकोनॉमिक्स का जानकारी होगा, यकीन मानिए आप उतने ही अच्छे व्यक्ति बनेंगे, आगे चल करके उतने ही बड़े आदमी बनेंगे। आपको पता होगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन करेंगे और अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, अर्थशास्त्र के हर एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में जो पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है, इकोनॉमिक्स का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है ना? अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास। प्यारे बच्चों, असली जो शब्द है ना वो यही है, असली जो शब्द है वो है यही, अर्थव्यवस्था। सुन लीजिए जरा ध्यान से। तो हम लोगों को मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बारे में आज पढ़नी है। हम लोगों को मुख्य रूप से आज किसके बारे में पढ़ना है बाबू? अर्थव्यवस्था के बारे में आज मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। स्कूल में छुट्टी हो गई है, हमें भी पता है। 1 तारीख से आप लोगों का समर वेकेशन है, सोमवार से आप लोगों का क्लास बढ़ाया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आज हम आप लोगों को अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन बताएंगे तब ना जब सब लोग जुड़ जाएंगे। इसके लिए आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। आप जितने भी बच्चे हैं, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आज की क्लास में सभी बच्चे एकदम पूरे मस्ती के साथ पढ़ सके। ठीक है ना? हर एक बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। और यकीन मानना, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय जिसमें हम आपको हिस्ट्री जैसा मजा दिलाएंगे, और अर्थशास्त्र में वो सभी क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी बोर्ड के छात्र हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के छात्र हो, ये वाला चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है ना? बिहार बोर्ड के तो बच्चे हैं ही, लेकिन अगर बिहार के अलावा अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हो, एमपी बोर्ड के छात्र हो, झारखंड बोर्ड के छात्र हो, सभी के छात्रों के लिए ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज दिल खोल के इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। आइए इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करें, इससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप सभी बच्चे जो अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे टॉपर बैच का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि आगे आप लोगों को बेहतरीन रूप से पूरा कंटेंट, पूरा पढ़ाई, पूरा लेक्चर, पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल से लेकर के नोट्स से लेकर के टेस्ट तक सब कुछ आप लोग को मिल सके। इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना है कहां पे? इकोनॉमिक्स पे, और ध्यान देना है टॉपर बैच पे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आगे हम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था नाम क्या है बाबू? अर्थव्यवस्था। जो पहला नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है?
अर्थव्यवस्था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था एवं इतिहास, ये अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स का बुक होगा, आप उसमें देखिएगा, पहला नंबर चैप्टर वही है, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पहला नंबर चैप्टर है। और अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है, अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, हम इसी के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को पहले पढ़ लिए हैं, जरा बताओ बाबू। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को पहले से पढ़ लिए हैं? अगर पहले से आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो एक बार बताओ जल्दी से कि हाँ सर जी, हम तो इस चैप्टर को पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। एक बार बताइए। और अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो लिखिए नो सर, जो पढ़े हैं वो लिखिए यस सर, ताकि हमें कुछ कुछ अंदाजा हो जाए। जो बच्चे पहले से पढ़े हैं एक बार कम मिलाइएगा कि जो हम पहले से पढ़े हैं प्रिंस सर कहीं उससे बेस्ट पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं भाई एकदम बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, तो फिर आप लोग टॉपर बैच में जरूर जुड़ करके पूरा पढ़ाई करिए, ठीक है ना। यस, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं और कुछ कुछ बच्चे पढ़ भी लिए हैं। चलिए, जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसके माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, आज हम आप लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाएगा। और पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबू ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था, चैप्टर का ही नाम है अर्थव्यवस्था, और इसका विकास कैसे हुआ, इसके विकास के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यह क्वेश्चन जो है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। 2011, 2013, 2019, 2019, ठीक है ना, 2020 और 2021, इतना साल ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। यकीन ना हो तो जाकर के क्वेश्चन बैंक उलटिए और देखिए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत तो हम यही से करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, शुरुआत तो हम यही से करने वाले हैं। तो चलिए आज एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पिताजी ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। समझिएगा, आपके पिताजी कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे। किसी के पिताजी किसान होंगे, बहुत सारे बच्चों के पिताजी किसान होंगे, किन्हीं के पिताजी नौकरी करते होंगे, सरकारी नौकरी करते होंगे। बहुत सारे बच्चों जिनके पिताजी कहीं बाहर में जाकर के फैक्ट्री में काम करते होंगे, ठीक है ना। कुछ बैंकिंग में होंगे, कुछ रेलवे में काम करते होंगे, मतलब अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहे होंगे, ठीक है ना। अलग अलग आर्थिक क्रिया कर रहे होंगे। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाए, ठीक है ना। समझिएगा, एक शब्द आता है यहां पे, एक शब्द आता है प्यारे बच्चों जिसका नाम है आर्थिक क्रिया। एक शब्द है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होता है, पैसा कमाने के लिए जो भी काम किया जाए उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक मतलब पैसा, क्रिया मतलब काम, यानी पैसा के लिए जो काम किया जाए उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पैसा कमाने के लिए जो भी काम करो सब आर्थिक क्रिया में आएगा। आप लोग बड़े होकर के इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, मास्टर बनोगे, ठीक है ना, सब कुछ आएगा आर्थिक क्रिया में। अगर कोई ठेला चलाने वाला आदमी ठेला चला के पैसा कमा रहा है तो उसका आर्थिक क्रिया है ठेला चलाना। समझ में आ गया ना। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका आर्थिक क्रिया है डॉक्टरी, डॉक्टर ये डॉक्टरी से वो पैसा कमा रहा है। यानी कहने का मतलब कि जहां से भी आपको पैसा जहां से भी आप पैसा कमा रहे हैं, जहां से भी आप जो भी काम करके कमा रहे हैं उस काम को ही कहते हैं आर्थिक क्रिया,
ठीक है ना। तो देखिए, हम लोगों के घरों में जो भी हैं, आपके पिताजी होंगे, आपके भैया होंगे, या फिर आपके चाचा होंगे, कोई भी होंगे, सब लोग तो कुछ ना कुछ नौकरी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो पैसा कमा रहे होंगे ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था ना उसे ही कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की क्रियाएं, जितने भी प्रकार की क्रिया आप लोग देखते हैं, समझिएगा, आर्थिक क्रिया मतलब हुआ वो क्रिया जिससे आप पैसा कमाते हैं, वो काम जिससे आप पैसा कमाते हैं। लेकिन सभी काम को एक जगह पे मिला दिया जाए तो हम कहेंगे कि वो आर्थिक, वो क्या है, अर्थव्यवस्था है। जैसे आप लोगों से कोई पैसा अगर मांगता है, जैसे मान लिया जाए आपका नाम सचिन है, आपका नाम सचिन है, और आपसे कोई बोले कि सचिन भाई जरा पैसा देना यार, पैसा एकदम खत्म हो गया है, पॉकेट मनी नहीं है खर्चा वर्चा के लिए। आप क्या कहते हैं, अरे यार हमारा अपने आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, तू पैसा मांग रहा है। वहां पे एक शब्द पर गौर करिए, आर्थिक स्थिति। वहां पे उसने ये फ्लो में क्या बोला, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, प्यारे बच्चों, आर्थिक मतलब क्या, हम बोलते हैं ना हमारा आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, मतलब हम अभी, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा के मामले में अभी हमारा स्थिति खराब है। तो आर्थिक मतलब वही होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। समझ में आ गया ना, ध्यान दीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात किया जाए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो सीधे यही बताइएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिससे, ये अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कोई कृषि कर रहा है तो कृषि हो गया, कोई फैक्ट्री चला रहा है, उद्योग चला रहा है तो उद्योग हो गया, कोई बिजनेस कर रहा है तो व्यापार हो गया, कोई बैंकिंग वाला काम कर रहा है तो बैंकिंग हो गया, कोई बीमा वाला काम कर रहा है तो बीमा हो गया, कोई गाड़ी चला रहा है तो वो परिवहन हो गया, ठीक है ना। मीडिया वाला बेचारा दलाली करके पैसा कमा रहा है तो संचार हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है प्यारे बच्चों, ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था, लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, की जाती है। जैसे प्यारे बच्चों क्या होगा, जैसे 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 क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, कृषि हो गया, ठीक है ना, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है ना, बैंकिंग हो गया, ठीक है, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, कृषि हो गया, परिवहन, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है ना, व्यापार हो गया, संचार हो गया इत्यादि। जितना भी प्रकार का काम है सब आप इसमें लिख सकते हैं, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। ये सब प्यारे बच्चों क्या होगा, इसी का एग्जाम्पल होगा। क्लियर हुआ, बताओ बाबू जल्दी से एक बार हाँ या ना, एक बार कॉन्सेप्ट बताइए, क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से बताइए, यस और नो, एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग जरा सा ये समझ लेना बाबू, अब आप लोग थोड़ा सा आप लोग ये समझिएगा कि आर्थिक क्रिया में क्या होता है, पैसा। अच्छा ये बताइए पैसा कैसे कमाया जाता है, आप लोग को पैसा कमाने का ज्ञान है ना, पैसा तो कमाते होंगे, अभी तो आप लोग अलग तरीके से कमाते होंगे, अभी तो आप लोग कमाते होंगे कि मम्मी दिए कुछ सामान लाने के लिए कि ले बेटा बाजार से 5 किलो चीनी लेते आना, आप क्या करते हैं कि उसमें 10 रुपया घपला कर लेते हैं, ठीक है ना।
कुछ और सामान लाने के लिए गए, उसमें 10-20 बचा लिए, ठीक है ना। तो अभी आपका पैसा कमाने का सोर्स कुछ अलग है, जो कि सब लोगों का होता है। जब हम भी 10वीं क्लास से नीचे पढ़ते थे ना, तो हमारा भी एक सोर्स वैसा ही रहता था, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था में हम थोड़े बढ़िया थे, यानी कि चाहे जितना भी बचा लें, घर पर आकर के हिसाब मिला देते थे, ठीक है ना। पैसा चाहे जितना भी बचा लें, घर पर आकर के हिसाब मिला देते थे, कभी पकड़ाते नहीं थे। वही हमारा छोटा भाई पकड़ा जाता था, ठीक है ना, कि भाई तू पैसा बचाया है, और उसको पकड़ते थे हम ही, क्योंकि हम जानते थे कि काम कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। आप लोग भी ये काम करते होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बात कुछ ऐसा है कि अर्थव्यवस्था में, यानी कहने का मतलब कि पैसा सिर्फ वस्तु को बेच करके नहीं कमाया जाता है। जैसे आप ये समझिए, अगर प्यारे बच्चों हम बाजार से ये रिमोट खरीदे, तो ये एक वस्तु है, इससे बेचने वाला इसको बेच करके पैसा कमा रहा है। कुछ लोग ये टी शर्ट बेच करके पैसा कमा रहा है बाजार से। कुछ लोग, आप लोग जैसे मान लीजिए कि डिजिटल बोर्ड है, किताब है, कॉपी है, मतलब अनेक प्रकार के वस्तु बेच करके लोग पैसा कमाता है। अनेक प्रकार के वस्तुओं को बेच करके लोग पैसा कमाता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सिर्फ वस्तुओं को बेच करके पैसा कमाया जा सकता है? नहीं, वस्तु के साथ साथ सेवा को भी बेचा जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों, कुछ लोग सेवा बेचते हैं और सेवा बेच करके पैसा कमाते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, एक डॉक्टर क्या कोई वस्तु बेचता है? एक डॉक्टर क्या कोई वस्तु बेचता है? नहीं, वो तो अपनी जानकारी के वजह से मरीज का इलाज करता है, यानी कि वो सेवा करता है, और उस सेवा के बदले में वो पैसा लेता है कि भाई हम आपका सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा के बदले में हमको पैसा चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि फलना डॉक्टर साहब से दिखाने जा रहा है, उनका फीस 500 है, तो भाई अगर उनका फीस 500 है तो 500 उनका सेवा करने का चार्ज है, ठीक है ना। तो वो सेवा अपना बेच रहे हैं। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, टॉपर बैच में आप जुड़े हैं, टॉपर बैच के में जुड़ने के बदले आप लोगों को 1000 रुपया यानी 999 रुपया देना पड़ा है। तो प्यारे बच्चे, उसके बदले में हम कोई वस्तु आपको नहीं दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपको सेवा दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई एक बैंक का आदमी आपको कोई वस्तु तो नहीं देता है, आप बैंक में जाते हैं तो क्या आपको कोई वस्तु देता है? नहीं, वो आपको सेवा दे रहा है, तो सेवा के बदले में उसको पैसा मिल रहा है। यानी कि वस्तुओं को बेच करके ही नहीं, वस्तुओं को बेच करके सिर्फ पैसा नहीं कमाया जाता है, बल्कि सेवाओं को बेच करके भी पैसा कमाया जाता है। समझ में आ गया बाबू? ध्यान रखिएगा। यानी अर्थव्यवस्था में सब कुछ शामिल है, वस्तु और सेवा सब कुछ शामिल है। जहां से भी पैसा आ रहा है, सबको हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि उद्योग हो गया, ठीक है ना। अब जैसे हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि उद्योग हो गया। अब बड़ा बड़ा फैक्ट्री जब लोग खोलता है, तो इसमें क्या होता है, हजारों आदमी को रोजगार मिलता है। जैसे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री खुला, तो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर जाएंगे। तो बताइए, उद्योग की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला। यानी कि अर्थव्यवस्था के कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान होता है, और रोजगार जब मिलता है तो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था कहने का मतलब यही हुआ। अगर पूरा परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहें परीक्षा में, तो देखिए किस तरीके से लिखाएगा। अगर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की बात करें कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि 2011, 13, 19 और 20 और 21 लगातार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बताइएगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सभी। ये न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं को संपादित करती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हमें लगता है कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार बताइए कि हाँ गुरुजी, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से बाबू, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है तो एक बार बताइए कि यस सर क्लियर है। जल्दी से बताइए। डबल सी, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, तब ना मजा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख के बताइए कि यस सर कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम दहाड़ करके बोलिए, ठीक है ना, सिंह की तरह दहाड़िए एकदम। हाँ, जेकर बाग दा करेजा देख के ऊपर वाला भेजा हुआ इतना देरी में दहाड़ेगा जी, एकदम तेजी के साथ दहाड़िए। एकदम टारगेट मोड के बच्चे हैं तो लगना चाहिए कि एकदम शेर के बच्चे हैं भाई,
टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट शेर शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो आप लोग एकदम दहाड़ना शुरू करिए, ठीक है ना। चलिए, तो अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ, जितने भी प्रकार की आर्थिक क्रिया है। अब यहां पे एक शब्द आ रहा है बार बार, आर्थिक क्रिया। हम आपको आर्थिक क्रिया का अर्थ क्या बताए। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब हुआ कि वो सभी क्रिया जहां से हमें आमदनी हो रही है। जैसे मान लिया जाए कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा घर परिवार क्या चीज से चल रहा है, इस पढ़ाने के वजह से चल रहा है। यानी कि हमारा आर्थिक क्रिया क्या है, क्या है, पढ़ाना। अगर आपके पिताजी खेती कर रहे हैं तो आपके पिताजी का आर्थिक क्रिया क्या है, खेती करना। अगर आपके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पिताजी का आर्थिक क्रिया क्या है, बिजनेस करना। यानी कि जो काम कर रहे हैं, जिससे आमदनी आ रहा है, जिससे आय की प्राप्ति हो रही है, वो सभी प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आर्थिक क्रिया के बारे में बात किया जाए, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर बात किया जाए आर्थिक क्रिया के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, आर्थिक क्रिया। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया के बारे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर परीक्षा में 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आ गया कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल और एकदम सरल परिभाषा लिखिए कि हमारी वो सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। सीधे लिखिएगा, हमारी वो सभी क्रियाएं, लिखिएगा कि हमारी वो सभी क्रियाएं, हमारी वो सभी क्रियाएं, हमारी वो सभी क्रियाएं, क्रियाएं, हमारी वो सभी क्रियाएं। क्रियाएं कहने का मतलब क्या हुआ, काम। मतलब हमारे द्वारा किया गया वो सभी काम जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, 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 उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। बताओ बाबू, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, इन सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ मिलाएंगे तो वो अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन आर्थिक क्रिया क्या है, जो सेपरेट आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई पूछ दे कि तुम भविष्य में बड़ा होकर के पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो, तो कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। उसी चीज को हम ऐसे पूछेंगे कि आप पढ़ लिख करके बड़ा होकर के कौन सा आर्थिक क्रिया करना चाहते हैं, आप पढ़ लिख करके कौन सा आर्थिक क्रिया करना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, बताओ बाबू। आप पढ़ लिख करके बड़ा होकर के कौन सा आर्थिक क्रिया करना चाह रहे हैं, क्या होगा जवाब इसका। आप पढ़ लिख करके बड़ा होकर के कौन सा आर्थिक क्रिया करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि मास्टर बनेंगे, क्योंकि मास्टर बनना बहुत कठिन काम है। आप 100 बच्चों को लाइन में खड़ा कर दीजिए और 100 बच्चों से पूछिए कि बड़े बाबू तुम बताओ बड़े होकर के क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो अधिकांश लोग इंजीनियर बोलेगा, अधिकांश लोग डॉक्टर बोलेगा, अधिकांश लोग कुछ और बोलेगा, कुछ लोग कहेगा बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत कम ऐसे लड़के होंगे जो कहेंगे कि सर हम प्रोफेशनली अपने मन से, हमारा शौक है पढ़ाना, यानी कि हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनने का शौक ना बड़े कम लोगों के पास होता है। पता नहीं हमारे अंदर कैसे जाग गया, हमारे अंदर कैसे जाग गया। हम बहुत अच्छे खासे सरकारी नौकरी कर रहे थे, ठीक है ना, आप लोगों को शायद पता भी होगा, बहुत अच्छे तरीके से हम सरकारी नौकरी कर रहे थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था हमारा, ठीक है ना। लेकिन हमारा मन कह रहा था कि नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ है पढ़ाने के लिए, हमारा शौक था पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि हम मजबूरी बस इधर पढ़ाए, नहीं। देखिए, टीचर भी 2 तरह के होते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। अब चर्चा निकल गया है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। टीचर भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वैसे टीचर जो बहुत प्रयास किए नौकरी लेने का, बहुत प्रयास किए नौकरी लेने का कि कहीं नौकरी लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए, खूब फार्म भरे, ये किए वो किए, बहुत मेहनत किए, अगर कहीं सफलता ना मिली तो कहते हैं कि लाओ रे भाई बहुत अब फार्म भर लिए, अब लाओ बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि वो मजबूरी बस पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि लाओ 10-20 बच्चे को पढ़ाएंगे, रोजी रोजगार चलेगा। तो एक टीचर वैसे होते हैं जो मजबूरी में पढ़ाना शुरू किए, मतलब उनका शौक नहीं था पढ़ाना,
वो नहीं कुछ कर पाए इसलिए पढ़ाना शुरू किए। और एक टीचर ऐसा होता है जो सफलता प्राप्त करने के बाद भी कहे कि नहीं हम पढ़ाना चाहते हैं, तो वो होता है प्रोफेशनली टीचर। उसको कहते हैं कि दिल से शौक है पढ़ाने का। तो प्यारे बच्चों, हमारे बारे में कहानी कुछ ऐसा ही है कि हमारा बढ़िया सरकारी नौकरी था और अच्छे तरीके से हम जॉब कर रहे थे, अच्छा खासा सैलरी था, चाहते तो गुजर बसर हो सकता था, लेकिन हमारा मन था कि नहीं हमको पढ़ाना है, कुछ बड़ा क्रांति करना है, ठीक है ना। पढ़ाई के क्षेत्र में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक रेवोल्यूशन लाना है, और हमने वही किया, ठीक है। तो अच्छा किया कि गलत किया, सरकारी नौकरी छोड़ करके इधर आया। आप लोग बताइए कि अच्छा किया कि गलत किए बाबू, हैं? आप लोग बताइए ना, हम अच्छा किए कि गलत किए? क्योंकि हमें जो अच्छा लगा वो हमने कर दिया। बाकी बहुत सारे लोगों को हमारा ये काम गलत भी लगा। क्या है, सरकारी नौकरी छोड़ करके पढ़ा रहे हो, सरकारी नौकरी जल्दी मिलता है किसी को? तो अब जैसा भी था हमने डिसीजन कर लिया तो कर लिया। और पिछले वर्ष यानी कि पिछले वर्ष 2025 में ही हम जॉब छोड़े थे, ठीक है ना, 2025 के शुरुआत में ही। चलिए अच्छा डिसीजन लिए, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं होता तो फिर आप लोग को हम पढ़ाते कैसे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रिया ये आप लोग समझ गए हैं। ये अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रिया करते हैं सबको अगर एक साथ मिलाया जाए तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि हम आपको पीछे बताए। और आर्थिक क्रिया क्या है? वैसी क्रिया जहां से हमें आय की प्राप्ति होती है, वैसी क्रिया जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के परिभाषा को लेकर के समझिएगा, अर्थव्यवस्था के परिभाषा को लेकर के अलग अलग अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्री क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हो, जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा जानकारी रखता हो, उसी को अर्थशास्त्री कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्री कहने का मतलब कि जो अर्थशास्त्र बहुत जानता हो उसको अर्थशास्त्री कहते हैं। अब आप कहिएगा कि सर आप भी तो अर्थशास्त्र जानते हैं, तो आपको भी अर्थशास्त्री कहा जाए क्या? हम कहेंगे नहीं, हमारे जैसे लोगों को अर्थशास्त्री नहीं कहा जाता है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र सिर्फ पढ़ाते हैं, जो किताब में दिया हुआ है वो पढ़ाते हैं। अर्थशास्त्र का नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होना चाहिए, तब उसको अर्थशास्त्री कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनमें की अर्थव्यवस्था के परिभाषा को लेकर के काफी मतभेद है। तो दो तीन अर्थशास्त्री का नाम हम बताते हैं जो कि आपस में मतभेद कर रहे थे कि भाई मतलब एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि नहीं अर्थव्यवस्था का परिभाषा ऐसा होगा, एक व्यक्ति कह रहे हैं कि ना अर्थव्यवस्था का परिभाषा कुछ ऐसा होगा। अलग अलग व्यक्ति अर्थव्यवस्था का अलग अलग परिभाषा बता रहे थे। तो प्यारे बच्चों, एक बात हम लोग यहां पे समझेंगे कि ये दो तीन अर्थशास्त्री हैं। एक अर्थशास्त्री का नाम है आर्थर लेविस, समझिएगा जरा ध्यान से। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है आर्थर लेविस, और एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ब्राउन, ठीक है ना। ये दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। आर्थर लेविस का कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी कि इनका कुछ अलग लेवल का परिभाषा था, जो कि आपको याद वाद नहीं करना है, जानकारी आपको बस होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के परिभाषा को लेकर के मतभेद है। लेकिन अब कितना परिभाषा याद करिएगा, बहुत सारे ये अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषा दिए हैं, आप लोगों को सिंपल रहना है। अच्छा, ये जो ब्राउन है इनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन कहे कि नहीं, अर्थव्यवस्था का वो परिभाषा थोड़े होगा, अर्थव्यवस्था मतलब आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, मतलब जिससे हमारा आजीविका चलते रहे, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ते रहे। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कि लोग काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के परिभाषा को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद है सभी अर्थशास्त्रियों के बीच में। तो बाकी सब लोगों को ध्यान नहीं देना है, जो आपको लगे कि नहीं भाई ये सही है तो फिर उनको ही सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है बाबू? हाँ, चलिए अब एक महत्वपूर्ण चीज जो हम आप लोगों को बताते हैं, जरा इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था को ना अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, जिसका टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था की संरचना। ध्यान से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की
संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की संरचना। अलग अलग कैटेगरीज में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो अर्थव्यवस्था को कितने तरीकों से बांटा गया, बताओ बाबू। देखिए, जितने भी उत्पादन के क्षेत्र हैं, जितने भी उत्पादन के क्षेत्र हैं, सभी को विभाजित कर दिया गया, ठीक है ना। उत्पादन के क्षेत्र को बांट दिया गया है, ठीक है ना, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर कि भाई तुम कौन काम करते हो, खेती करते हो, चलो तुम्हारा क्षेत्र अलग रहेगा। तुम कौन काम करते हो, अच्छा डॉक्टर हो, तुम्हारा क्षेत्र अलग रहेगा। तुम कौन काम करते हो, अच्छा फैक्ट्री चलाते हो, तुम्हारा क्षेत्र अलग रहेगा। मतलब सभी लोगों का आर्थिक क्रिया अलग अलग है, सब लोग अलग अलग काम करते हैं और सब लोगों के कामों के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया। यानी कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया है। तो लिखेंगे हम लोग आर्थिक क्रिया के आधार पर, लिखेंगे प्यारे बच्चे कि आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना, 3 भागों में बांटा गया। देखिए अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, तो आर्थिक क्रिया के आधार पर बांटा गया 3 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है ना। भाई बताओ, यही ना होगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यही बांटा गया। अर्थव्यवस्था को कुल कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग को हम कह सकते हैं प्राथमिक, पहला भाग को क्या कह सकते हैं, प्राथमिक, और दूसरा भाग को क्या कह सकते हैं, द्वितीयक, दूसरा भाग को कह सकते हैं द्वितीयक, और तीसरा भाग को कह सकते हैं तृतीयक। बताओ बाबू, तीसरा भाग को कह सकते हैं तृतीयक, और सब में क्षेत्र लगा दीजिए। यानी कि हो गया प्राथमिक क्षेत्र, ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र, और ये हो गया तृतीयक क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग जवाब क्या बताइएगा। आप में से लगभग 700-800 बच्चे ऐसे हैं ना जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं, और ये हमें बड़ा खल रहा है। पहला चैप्टर है, पूरा दम लगेले हैं अपना पढ़ाने में, इसके बाद भी लाइक ना कर रहे हो भाई, दिक्कत वाला बात है ना। तो जल्दी से क्लास को लाइक करिए अगर बढ़िया लग रहा है तब, ठीक है ना। हाँ, हम बता रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर, सिंपल समझ लीजिए कि काम के आधार पर, काम के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांट दिया गया। बाबू ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र, इस तरीके से बांट दिया गया। अब अगर सिंपल आपको हम बता दें, एकदम सीधा सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास, तो प्यारे बच्चों सीधा समझिएगा कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, कहने का मतलब हुआ कृषि से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, उसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना। कृषि, अच्छा कृषि में ही आता है पशुपालन, पशुपालन, इसी में आता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। तो प्यारे बच्चों, ये सब जितना भी क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र है। यानी कृषि से, कृषि लगता है गलती लिखा गया है ना, कृषि इस तरीके से होना चाहिए। हाँ, कृषि जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे आपके पिताजी खेती कर रहे हैं, कहने का मतलब कि वो प्राथमिक क्षेत्र में है। अगर पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो बताइएगा कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है ना। और भी मतलब खेती से जुड़ा हुआ जो भी चीज है वो सब आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है बाबू। अब दूसरा में क्या आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा हुआ है, बड़ा बड़ा कंपनी लगा हुआ है, बड़ा बड़ा आप लोग देखते हैं कि मशीनरी बैठा हुआ है जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, समझ में आ रहा है ना, जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। तो अगर वैसा क्षेत्र रहे,
वैसा क्षेत्र रहे जिसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, उद्योग है, तो उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि ध्यान रखिएगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब उद्योग के अलावा प्यारे बच्चों निर्माण क्षेत्र, ठीक है ना, निर्माण, जैसे मान लिया जाए कि ट्रेन का निर्माण हो रहा है, कोई ऐसा उद्योग है जहां ट्रेन का निर्माण हो रहा है, कोई ऐसा उद्योग है जहां वायुयान का निर्माण हो रहा है, कोई ऐसा उद्योग है जहां मोटरसाइकिल का निर्माण हो रहा है, साइकिल का निर्माण हो रहा है, वो सब प्यारे बच्चों आता है द्वितीयक क्षेत्र में। बात करते हैं गैस का, बिजली का, तो ये सब जो है ना, ये सभी के सभी प्यारे बच्चों ये द्वितीयक क्षेत्र में ही आता है। ये सभी किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में ही आता है। समझ में आ गया? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र। अब बच गया तीसरा तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र में ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र आता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र। यानी कि प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तृतीयक क्षेत्र यानी कि ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप सेवा वाला कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम, जैसे मान लिया जाए कि आप बैंकिंग में है, बैंक हो गया, तो बैंक क्या हो गया प्यारे बच्चों? बैंक क्या हो गया? बैंक हो गया सेवा क्षेत्र। आप अगर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, 5 को पैसेंजर पीछे बैठा करके एक जगह से दूसरे जगह पैसेंजर को ले जा रहे हैं, तो अगर आप इस प्रकार से परिवहन का कार्य कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का सेवा ही हुआ ना, वो भी तो एक प्रकार का सेवा ही हुआ। तो परिवहन क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। आप टीवी खोलते हैं और टीवी खोल करके न्यूज सुनते हैं, आज भारत ने पाकिस्तान को उड़ा दिया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है ना, ये सब जो आप लोग सुनते हैं तो वो सब क्या है? सेवा क्षेत्र में आता है। यानी कि संचार भी जो हो गया ये सेवा क्षेत्र में आता है। तो प्यारे बच्चों अब सिंपल और सरल भाषा में समझिए, अगर कोई आपसे पूछ दे कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो बताइएगा कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। फिर आपसे पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, तो बताइएगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। फिर कोई आपसे पूछेगा कि द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, तो बताइएगा उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। फिर कहेगा कि तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से आपका अर्थव्यवस्था का प्रकार समझ में आएगा। बताओ बाबू, यहां तक समझ में आ जाएगा? हाँ, ये क्वेश्चन ना पूछा गया है पहले। चलिए आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2015 में और 2021 में पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। ये सेम क्वेश्चन जो अभी हम आपको बताया ना, यही सेम क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। देखो बाबू, एक चीज जो हम करते हैं स्पेशल अपने लिए, हम जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम सब कुछ देख करके आते हैं। आपको क्या लगता है कि हम आते हैं बस दौड़े दौड़े आए, अरे टाइम हो गया 7 बज गया, चलो 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 पढ़ा देते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। 7 बज गया तो उसके 1-2 घंटा पहले से, चाहे दिन में कभी भी अगर टाइम मिले तो बैठ करके ना हम प्रॉपर देखते हैं कि क्या चीज आज पढ़ाना है। ये पढ़ाना है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि पहले क्वेश्चन बैंक देख ले कि भाई किस टॉपिक से कितना नंबर का कौन कौन सा सवाल पूछा है। ठीक है ना, आपकी किताब में कौन कौन सा सवाल है, इस वर्ष कौन कौन सा सवाल पूछ सकता है, और जिस टॉपिक को हम पढ़ाते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद तुरंत बाद हम, चाहे क्वेश्चन बैंक का सवाल हो चाहे और कोई सवाल हो, हम तुरंत बताते हैं, ताकि जिस समय टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट चला गया, और तुरंत अगर हम उस पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दें कि देखो भाई इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, तो आप लोगों को वो चीजें ना तुरंत समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। और ये स्पेशल हम करते हैं। ठीक है ना, हमारा ये सोच है, क्योंकि जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई हमें इस तरीके से पढ़ा दे, कोई ऐसा हमें इस तरीके से पढ़ा दे तो समझ में आ जाए। लेकिन प्यारे बच्चों बात है कि कोई ऐसा पढ़ाता नहीं था। सब लोग बस किताब उठाए और किताब उठा करके शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ा दिए, और फिर पढ़ाने के बाद जो लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर है बस वो क्वेश्चन आंसर करा दिए, उसके बाद जाओ कहानी खत्म। बहुत जगह पे आज भी ऐसा ही होता है।
बहुतों जगह पे आज भी वैसा ही होता है। पहला ये एकदम पहला पन्ना से लेकर के अंतिम पन्ना तक चैप्टर पूरा पढ़ा दिए और किताब के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है बस वो क्वेश्चन आंसर करा दिए, चलो भाई हो गया चैप्टर खत्म। अगर वैसे करते ना बाबू तो टॉपर आज हम नहीं दे रहे होते। हमने पढ़ाने का तरीका बदला, बच्चों ने भी हमारी बातों को समझ करके अपने पढ़ने का तरीका बदला, तब जाकर के आज बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। बताओ बाबू। अच्छा, हम ऐसा जो करते हैं कि टॉपिक पढ़ाते हैं और तुरंत क्वेश्चन करा देते हैं। हम क्वेश्चन बाद में नहीं कराते हैं कि चैप्टर खत्म होगा फिर बाद में क्वेश्चन करवाएंगे, ना ना ना, हम ऐसा नहीं कराते हैं। टॉपिक पढ़ाते हैं और तुरंत क्वेश्चन कराते हैं। ये चीज आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? अगर अच्छा लगता है तो दिल वाला चित्र बना करके सपोर्ट करिएगा कि नहीं सर दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा ये तरीका अगर अच्छा लगता है तो दिल से सपोर्ट होना चाहिए, अच्छा है ना, ध्यान रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इस बात को हम लोग समझ रहे हैं बाबू। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अभी आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी जस्ट बताया ना कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। यानी कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है तो वो सब प्यारे बच्चों किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं इत्यादि सब आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बस ये 3 चीजें। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, और यहां पे बताया द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा बताया तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। ये प्यारे बच्चे आप लोग बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये ध्यान रख रहे हैं तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है, परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कम है जो नहीं पूछा गया, जो और पूछा गया, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, हम लोग ये समझते हैं, आपके नजर में प्यारे बच्चों ज्यादातर लोग कौन से क्षेत्र में हैं? पहला क्षेत्र में है कि दूसरा क्षेत्र में कि तीसरा क्षेत्र में? मतलब ज्यादा लोग किसमें काम कर रहे हैं, इसमें कि इसमें, किसमें? आप लोग बताइए जरा, तब हम समझेंगे कि आप लोग कितना बढ़िया अंदाजा लगाते हैं। अपने अंदाजे से बताइए कि ज्यादा लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कि ज्यादा लोग उद्योग क्षेत्र में हैं, कि ज्यादा लोग सेवा क्षेत्र में हैं। यानी कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र कर रहे हैं, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। आप सिर्फ 1 2 3 लिख करके बताइएगा, हम समझ जाएंगे। आप सिर्फ 1 2 3 लिख करके बताना बाबू, हम समझ जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, आप हमें बस ये बता दीजिए। अधिकांश बच्चों का कमेंट आयल हुआ सर जी 1 नंबर, 1 नंबर। सब लोग कह रहे हैं कि सर जी 1 नंबर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, 1 नंबर में ज्यादा काम कर रहे हैं ना। आहा, क्या बात है। चलिए अब हम आपको डेटा दिखाते हैं। 1 नंबर में पहले लोग ज्यादा काम कर रहे थे, समझिएगा, पहले लोग बहुत ज्यादा कार्य कर रहे थे। प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए 1947 से पहले, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी से पहले हमारे देश में खेती करने वालों की संख्या ज्यादा थी। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज्यादा लगे हुए थे। आजादी से पहले लोग प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन आजादी के बाद धीरे 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 संख्या घटते गई। लोग खेती करना बंद करते गए, अलग तरीके से व्यापार करने लगे, और सबसे ज्यादा जो संख्या बढ़ा काम करने वाले लोगों का, वो बढ़ा सेवा क्षेत्र में, यानी तृतीयक क्षेत्र में। तो आज के डेट का अगर बात किया जाए तो आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने गलत बताया कि प्राथमिक क्षेत्र 1 नंबर सर जी, ना ना ना, सबसे ज्यादा लोग तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। समझ में आ गया ना। आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग तृतीयक क्षेत्र में हैं। प्यारे बच्चों, आपको हम एक डेटा दिखाते हैं, देखिए। ये है 1901 ईस्वी का डेटा, ये है 1947 मतलब जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, और ये है 2007 ईस्वी का डेटा। प्यारे बच्चों, ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। देखिए 1901 ईस्वी में प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 63 लोग लगे हुए थे, यानी कि 100 में से 63 लोग जो थे वो खेती कर रहे थे, प्राथमिक क्षेत्र में थे। कब? 1901 ईस्वी में।
वही प्यारे बच्चों द्वितीयक क्षेत्र में 12% लोग थे और तृतीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत? तो लगभग 24%, 23.7, तो लगभग 24% लोग थे। अब बात करें कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देखिए जहां खेती करने वालों की संख्या लगभग कितना था? 63% था। अब घट करके 1947 में 58% आ गया, 58%। अब देखिएगा ये वाला द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का डेटा बढ़ता है। द्वितीयक क्षेत्र में जहां लोग 12 लोग काम कर रहे थे, अब 14% लोग काम कर रहे थे जब हमारा देश आजाद हुआ। और तृतीयक क्षेत्र में जहां सिर्फ 23% लोग काम कर रहे थे जब हमारा देश हुआ, तो 27% लोग इसमें आ गए। लेकिन अब अगर बात किया जाए, इधर का अगर बात किया जाए, तो देखिए जहां आजादी से पहले 63 लोग, 100 में से 63 लोग खेती करते थे, अब 100 में से सिर्फ 22 लोग खेती करते हैं मात्र। और उसमें भी ये 2007 का डेटा है, अभी हम लोग 2025 में हैं। अगर अभी का आंकड़ा निकाला जाए ना तो फिर और कम हो जाएगा, लेकिन किताब में 2007 का ही डेटा है। तो प्यारे बच्चों 2007 आते आते प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या बहुत घट गई। द्वितीयक क्षेत्र में संख्या बढ़ा, यानी 14 से 22 हो गया। सबसे ज्यादा लोग तृतीयक क्षेत्र की तरफ भागे हैं, देख लीजिए 56%। कहां आजादी के पहले सिर्फ 22-23 आदमी काम करते थे तृतीयक क्षेत्र में, लेकिन अब 56, यानी कि आधे से अधिक लोग तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आधे से अधिक लोग कहां काम कर रहे हैं? तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? कौन से क्षेत्र में है? जरा आप लोग क्षेत्र बताइएगा। ये मत बताइएगा कि क्या है डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब मत बताइएगा, सिर्फ क्षेत्र बताइए। आपके पिताजी किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? बताओ बाबू जल्दी से। आपके पिताजी किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे, ज्यादातर तो 1 नंबर ही होंगे, ठीक है ना? ज्यादातर लोग 1 नंबर में ही कार्यरत होंगे, ज्यादातर लोग 1 नंबर में कार्यरत होंगे। हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि 1 नंबर में ही लोग ज्यादातर कार्यरत रहते हैं, और फिर नहीं तो फिर 3 नंबर में। ये 2 नंबर वालों की संख्या कम होती है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। हाँ, अब बाबू अर्थव्यवस्था के बारे में हम आपको बता दिए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के, आर्थिक क्रिया के आधार पर हम क्या बता रहे हैं? आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब हम लोग क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार। समझिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है ना? क्या देख रहे हैं बाबू? अर्थव्यवस्था के प्रकार को देख रहे हैं। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना आप लोग। अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या कहता है? अर्थव्यवस्था का प्रकार ध्यान से सुनिएगा। आज पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आज पूरे विश्व का बात किया जाए तो लगभग 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। लिखेंगे, आज पूरे देश में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आज पूरे देश में, आज पूरे देश में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की व्यवस्था। आज पूरे देश में 3 प्रकार की, आज पूरे देश में 3 प्रकार की व्यवस्था है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। अच्छा, अब आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ, ये किस प्रकार से बांटा गया। जैसे प्यारे बच्चों अगर भारत का बात किया जाए, ठीक है ना, तो भारत में आप लोग देखते होंगे कि कुछ चीजें प्राइवेट है तो कुछ चीजें सरकारी है। जैसे आप स्कूल का बात कर लीजिए, बहुत सारा स्कूल प्राइवेट है, बहुत सारा स्कूल सरकारी है, ठीक है ना? समझिएगा, बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि 2 तरीके का व्यवस्था है यहां, एक तो सरकारी और दूसरा प्राइवेट। समझिएगा, 2 तरीके का व्यवस्था है, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट। जो सरकारी लोग हैं वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो भी सरकारी है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? समाज के लिए। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, सरकारी नौकरी मतलब समाज, समाज के लिए काम। आप कोई भी नौकरी उठा करके देख लीजिए, वो समाज के लिए काम करता है। आप डीएम का बात करते हैं कि डीएम, जिला में सबसे ऊपर डीएम होता है, डीएम किसके लिए काम कर रहा है? समाज के लिए। किसके लिए? आम लोगों के लिए। आम लोगों को कैसे सुविधा हो इसके लिए डीएम काम करता है।
जो पुलिस प्रशासन है, एसपी बात करते हैं, एसपी हो गया, दरोगा हो गया, वो किसके लिए काम कर रहा है? समाज के लिए। ये दरोगा क्यों होता है कि भाई गांव घर में, समाज में कोई अगर गलत काम करेगा, मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो उसको जाकर के हम सुधारेंगे, यानी कि वो समाज को सुधारने के लिए काम कर रहा है। यानी कि सरकारी व्यवस्था जो होता है वो समाज के लिए होता है, इसलिए समाजवादी व्यवस्था भी उसको कहते हैं। समझ में आ गया ना? सरकारी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था भी कहते हैं। समझिएगा जरा ध्यान से, जो भी सरकारी व्यवस्था होता है वो किसके लिए होता है? समाज के लिए, इसलिए सरकारी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। पहला समझ में आ गया? तो एक प्रकार का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? सामाजिक अर्थव्यवस्था। क्या हो गया बाबू? सामाजिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था, समझ में आ गया ना? एक तो हो गया सामाजिक ये सामाजिक अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक होता है प्राइवेट। अब जो प्राइवेट हो गया वो कैसे काम करता है? जो प्राइवेट है, क्या वो समाज के लिए काम करता है? समाज से ज्यादा वो अपने फायदे के लिए काम करता है। एक प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सबसे बढ़िया एकदम एग्जाम्पल है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर बात करें तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर इस पर ध्यान देता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मरीजों से पैसा कैसे खींच ले। ठीक है ना? आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वो प्राइवेट वाले लोग ना सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं कि भाई कैसे अपना पूंजी बढ़ाया जाए, अपना पूंजी बढ़ाया जाए। क्या काम करें कि अपना पूंजी बढ़े? सही बात है कि नहीं है? अपना पूंजी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसलिए जो भी प्राइवेट व्यवस्था है उसको कहते हैं पूंजीवादी। क्या कहते हैं? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो गया बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये गलती, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पहला हो गया पूंजीवादी, दूसरा हो गया समाजवादी, और तीसरा ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक है ना? जैसे कुछ कुछ देश ऐसा है जहां पे सरकारी नाम का कोई चीजें नहीं है, सब कुछ प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट है। आप चले जाइए अमेरिका में, जैसे भारत में है ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अमेरिका का कोई एक लड़का आपको नहीं बोलेगा कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं, सब कुछ प्राइवेट है। ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, जापान में चले जाइए, सब कुछ प्राइवेट है। तो कुछ ऐसे देश हैं जो कि पूंजीवादी हैं, समझ में आ गया ना? तो और कुछ ऐसे देश हैं कि जो समाजवादी हैं, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। सामाजिक अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं, और इसी को अगर प्यारे बच्चों अगर नाम बदल दिया जाए तो हम लोग कहते हैं समाजवादी। क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो गया? एक हो गया पूंजीवादी और एक हो गया समाजवादी, और अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं मिश्रित। इसको क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर हुआ? जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना? क्योंकि भारत में आधा चीज प्राइवेट है, आधा चीज सरकारी है, आधा पूंजीवादी है, आधा समाजवादी है। तो इसलिए भारत जैसे देशों में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत जैसे देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए अब बारी बारी से करके समझ लेते हैं कि पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है। जैसे देखो बाबू, अच्छा एक चीज बताओ, जो प्राइवेट चीजें होता है उस पर सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। प्राइवेट चीज जो होता है वो उस चीज पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? जैसे देखिए, कोई एक स्कूल होता है तो स्कूल का कोई एक मालिक होता है, ठीक है ना? तो उस पर क्या अधिकार है? उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसका वो संपत्ति है। जिसका संपत्ति रहता है सिर्फ उसी का अधिकार होता है। लेकिन सामाजिक अर्थव्यवस्था यानी कि जो चीज सरकारी है उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे सड़क हो गया, तो सड़क क्या किसी का प्राइवेट होता है? नहीं ना, सड़क तो सरकारी है, उसका उपयोग सब लोग करते हैं, सब लोग उस सड़क से होकर के जाते हैं। तो जो चीज प्राइवेट है उस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन जो सरकारी है उस पर सरकार का अधिकार होता है। तो पूंजीवादी कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी कहने का मतलब कि जहां उत्पादन का जो भी साधन है, उत्पादन के साधन मतलब जो भी वस्तु, चाहे वो वस्तु रहे चाहे सेवा रहे,
उत्पादन के साधन कहने का मतलब चाहे वस्तु चाहे सेवा, तो उत्पादन के सभी साधनों का अगर स्वामित्व यानी कि हक, मालिकाना हक, अगर मालिक कोई निजी व्यक्ति है, अगर किसी भी वस्तु का मालिकाना हक निजी व्यक्ति है, उसको पूंजीवादी कहते हैं, ठीक है ना। और निजी लाभ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे हम आपको बता दिए कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, देख लीजिए, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब बाबू? 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह 2017 में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या मालिकाना हक अगर निजी व्यक्ति के पास है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करते हैं। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं समाजवादी का। अब किसका बात करेंगे? समाजवादी का। अगर किसी भी संपत्ति का अधिकार देश के सरकार के पास है, चाहे कोई भी संपत्ति रहे, अगर उसका अधिकार सरकार के पास है तो उसको समाजवादी कहते हैं। जैसे चीन हो गया, चीन में ना प्राइवेट कहे नहीं, सब कुछ सरकारी, ठीक है ना। समाज, ये सरकार के पास पूरा अधिकार है। चीन हो गया। एक और शहर था, नाम क्या है, क्या नाम है जी, देखिए नाम याद नहीं आ रहा है, पीडीएफ में होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं ना कि याद खुद से आ जाए, मेमोरी पावर इससे बढ़ता है। अगर कोई चीज आपको याद ना आ रहा हो तो दिमाग पे जोर लगाइए, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। एक है चीन और दूसरा है क्यूबा। हाँ क्यूबा, क्यूबा, हाँ क्यूबा है। एक चीन हो गया और दूसरा क्यूबा हो गया, ठीक है ना। यहां समाजवादी अर्थव्यवस्था है, चीन और क्यूबा। तो प्यारे बच्चों, जहां पे किसी भी संपत्ति का अधिकार सरकार के पास हो, जहां पे अगर संपत्ति पर अधिकार सरकार का हो, उसको समाजवादी कहते हैं। और पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए ये दोनों के बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मिश्रित ये है जी। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी तक ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे परीक्षा में पूछा जाए कि जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अगर संचालन, किसी भी संपत्ति का अधिकार अगर सरकार के पास है तो उसको क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन हो गया, क्यूबा, देखिए सही है ना, आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी काम सरकारी होता है, जो सरकार की संपत्ति होती है, उसका उपयोग सब लोग करते हैं, समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो सभी सरकार के वस्तुओं का उपयोग सरकार के, ये सभी समाज के कल्याण के लिए होता है। और अब है प्यारे बच्चों तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि अगर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिला दिया जाए, पूंजीवादी और समाजवादी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या बनता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और इसमें साधनों का स्वामित्व सरकार के पास भी होता है और निजी व्यक्तियों के पास भी होता है। यानी कि भारत जैसे देशों में कुछ चीज प्राइवेट है और कुछ चीज सरकारी है। कुछ का अधिकार सरकार के पास है, कुछ का अधिकार आपके पास है। जैसे देखिए ना, आप ही के घर के अगल बगल में कुछ जमीन ऐसा होगा जो सरकारी जमीन होगा, कुछ जमीन आपका अपना है। यानी कि यहां दो तरह के का है, एक का संचालन, एक का मालिकाना हक सरकार के पास है। एक जमीन का मालिक सरकार है, एक जमीन का मालिक आप है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे मिश्रित है, मिला जुला है। भारत में मिला जुला अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। परीक्षा में एक यहां से क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है प्यारे बच्चों, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन 2022 में आया था मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्या लिखेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या है?
तो लिखेंगे हम लोग कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का अस्तित्व होता है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रशासित मूल्य होते हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार कमी बेसी की जाती है। प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक मूल्य होता है जिसको कि कभी बढ़ाया जाता है कभी घटाया जाता है। बिजली हो गया, रेलवे हो गया, जल हो गया, गैस हो गया इत्यादि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मूल्य सरकार न लाभ न हानि के सिद्धांत के अनुसार निश्चित करती है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जिस पर कि सरकार समाज के लिए सिर्फ काम करती है, उसमें सरकार को फायदा हो चाहे ना हो, सरकार न लाभ न हानि, मतलब फायदा भी ना हो घाटा भी ना हो, इस स्थिति में सरकार काम करती है ताकि समाज का कल्याण हो। ठीक है ना, ताकि समाज का कल्याण हो, तो न लाभ न हानि के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के प्रमुख गुण देखने को लिए मिलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का गुण देखने के लिए मिलता है। भारत जैसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। भारत जैसे देश में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो भारत जैसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताओ बाबू, यहां तक आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से बताइए, यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से बताओ बाबू, यस और नो, आया ना, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर लिखिए ना। यस सर, सब लोगों, सब बच्चों का एकदम जवाब है यस सर। अच्छा ये बताओ, और आगे पढ़ा दे क्या, और आगे पढ़ाएं? जल्दी बताओ बाबू। देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि इसके बाद जो हिंदी वाला क्लास है, संस्कृत वाला, उसको स्टॉप करके हम लोग इधर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये दो छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन इधर हमारा एक विशाल साम्राज्य है, ठीक है ना, जहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट है। समझ में आ गया ना? आप लोग प्यारे बच्चों कहते हो कि प्रिंस सर आपका सिलेबस थोड़ा सा पीछे चलता है। देखो बाबू, उसका कारण है, हमें क्या क्या पढ़ाना है, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कितना सब्जेक्ट हुआ टोटल, जोड़िएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, यानी कि टोटल 9-10 चैप्टर, व्याकरण भी, तो लगभग 10 चैप्टर हम, ये 10 सब्जेक्ट हम अकेले पढ़ाते हैं। तो 10 सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब है कि अगर एक एक चैप्टर खत्म करेंगे 10 में, तब जाकर के हमारा एक एक चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना। 10 सब्जेक्ट अकेले मैनेज कर रहे हैं, और आप लोग कहते हो कि सर सिलेबस थोड़ा सा पीछे है। सिलेबस थोड़ा सा पीछे रहेगा नहीं, 10 सब्जेक्ट अकेले पढ़ा रहे हैं। हाँ, सिलेबस एकदम टाइमली आगे बढ़ेगा। आप लोग बोलो हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर दें, हमारे पास टीचर्स बहुत सारे हैं और एकदम ब्रिलियंट ब्रिलियंट टीचर हैं। अगर आप बोले तो हम सब्जेक्ट डिवाइड कर देंगे, हम भाई कोई सब्जेक्ट किसी और को, कोई सब्जेक्ट किसी और को हम दे सकते हैं, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है। बताओ, एक सुर में सब लोगों का जवाब आना चाहिए तब, ठीक है ना। और अगर हम अकेले, और अगर आप कहते हो कि नो सर आप ही पढ़ाइए, अगर आप कहते हो कि आप ही पढ़ाइए, तो फिर यकीन मानिए आपका ये भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देगा, ठीक है ना, बिल्कुल पीछे नहीं चलेगा, सब लोगों से आगे चलेंगे। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा क्लासेस अपने बढ़ाने पड़ते हैं, हमारा मेहनत बढ़ता है। देखिए सब बच्चों का जवाब है कि नो सर, नो सर, नो सर। कुछ बच्चे यस सर कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे यस सर करते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चों का सवाल नो सर में आता है। क्या कहते हो भाई? हाँ, ठीक है ना। क्लास बढ़ाइए, वाह भाई, क्लास बढ़ाएंगे, चिंता ना करिए। सोमवार से आप लोग को बोले हैं ना, सोमवार से बोले हैं ना, सोमवार से क्लास आप लोग का बढ़ाएंगे, ठीक है। सोमवार से आप लोग का क्लास बढ़ाएंगे, क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, चिंता ना करिए, ठीक है। चलिए बाबू, यहां तक क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर समझ में आ गया? हाँ, तो चलिए आज अब यहीं तक रहने देते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हिंदी वाला क्लास है, तो हिंदी वाला क्लास हम आज ले ही लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे बाबू हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा आपका हिंदी वाला, भारत से हम क्या सीखें, ये एप्लीकेशन पे क्लास चलनी है, यानी टॉपर बैच के अंदर में। तो आप लोग टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा, भारत से हम क्या सीखें, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को आज। तो चलिए हम लोग हिंदी वाले क्लास में हम मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमें ये बताओ कि अभी तक हम जो कुछ भी आपको पढ़ाएं, अब अगली क्लास में आपको 2 चीज पढ़ाएंगे, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमें यह बताइए कि आज का यह वाला क्लास आपको कैसा लगा, बताइए। आप लोग हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप लोगों को आज का यह वाला क्लास कैसा लगा। बताओ बाबू जल्दी से, आप लोगों को आज वाला यह क्लास जो है वो कैसा लगा, सिर्फ ये बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, झकास, ये भी बहुत बढ़िया बात है भाई। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को एकदम बेहतरीन लगा होगा, एकदम बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए आज की क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चे अब आप लोगों से हम अगली क्लास में, और अगला क्लास एकदम शानदार करने वाले हैं, ठीक है ना। हिंदी के क्लास में अब आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।